अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल को देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। इस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम मेल और फीमेल दोनों के हम सिस्टम को जो है वो सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। और हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है वो है जी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये तीन के तीन टॉपिक्स हम आज के चैप्टर के अंदर वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अपना कंसेप्ट चाहते हैं तो इस चैप्टर को एंड तक सुनिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी आपका कंसेप्ट मिस ना होने पाए। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हमारे पास रिप्रोडक्शन होती क्या है। देखो भाई, रिप्रोडक्शन ये वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशीज़ के नए इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर हम सिंपली देखें कि हमारे पास रिप्रोडक्शन क्या है, मेकिंग मोर ऑफ वंस ओन काइंड, इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो इसकी हमारे पास जो है वो दो टाइप होती हैं। एक हमारे पास कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है जी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर हमारे पास सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें किसी भी सेक्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इसके बारे में आप पिछली क्लासेस के अंदर यानी कि 9th-10th के अंदर आप डिटेल से पढ़कर आए हो, ठीक है। तो आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम रिप्रोडक्शन के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम है मेल और फीमेल के अंदर, उनको जो है वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि हमें पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहले हम इसका काम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करवाना। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या बोले हम यहाँ पर, स्पर्म और एग को क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है कि जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उनकी फ्यूजन को ही क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही होती है। और इसका दूसरा काम क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है, ठीक है। ये हो गया कि ये हमारे पास इसका जनरल काम है। अब यहाँ पर अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो जैसे कि हमने कहा कि एक सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर कोई एक चीज़ तो इन्वॉल्व नहीं होती ना, तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे पास, वो मिलकर एक सिस्टम बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है और उन पार्ट्स में फिर आपको मज़ीद पार्ट्स मिलेंगे। अब जो पहला पार्ट है वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये पहला पार्ट है, ठीक है ना। और इसके अंदर मज़ीद आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमारे पास ओवरीज है, ठीक है ना। अब ओवरीज हमारे पास क्या होती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि हमारे पास पेयर ऑफ ओविडक्ट है, यूट्रस है और हमारे पास क्या चीज़ है, वेजाइना है, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम यहाँ पर इनको डिटेल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे पास क्या है, ओवरीज है। ओवरीज का अगर हम काम देखें तो ओवरीज क्या काम करती है कि ये oogenesis कराती हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो हमारे पास एग डेवलपमेंट होती है या एग बनता है, उसकी हमारे पास क्या प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। और इसका ओवरीज का दूसरा काम क्या होता है कि ये रिलीज करती हैं हार्मोन को, लाइक हमारे पास कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, और हमारे पास कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो इसके दो काम हो गए, ओवरीज के दो काम हो गए जनरली, ठीक है ना। आप लोगों ने याद रखना है, पहला इसका काम oogenesis कराना और दूसरा इसका काम क्या है कि ये हार्मोन को रिलीज करती है। अब हार्मोन भी हमारे पास कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसमें हमारे पास पहला है जी पेयर ऑफ ओविडक्ट। इसका काम क्या होता है कि जो भी एग बना है कहाँ पर, इन ओवरीज के अंदर, ठीक है ना, उसको क्या कराना है, ट्रांसपोर्ट भी तो कराना है। तो ट्रांसपोर्ट का काम किसका होता है, इन ओविडक्ट का होता है, या फिर इनका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है इस ओविडक्ट का, फ्लोपियन ट्यूब भी हम इसको कहते हैं। फिर आता है हमारे पास यूट्रस। यूट्रस जो होती है क्या करती है कि ये हमारे पास जब प्रेगनेंसी क्या हो जाती है तो उस प्रेगनेंसी को क्या करता है, ये यूट्रस कंसीव करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, कंसीव, ठीक है, प्रेगनेंसी,
तो ये यूट्रस का काम होता है। फिर आता है हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब इसका काम क्या होता है, इसका हमारे पास रोल होता है कॉपुलेशन के अंदर। बेसिकली हमारे पास ये जो सेक्स सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं ना, ठीक है ना, फीमेल के अंदर ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं गैमीट्स को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि ओवरव्यू था। अब हम वन बाय वन करके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डिटेल के साथ देखते हैं और उसके अंदर फिर मज़ीद जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम यहाँ पर कंसेप्चुअली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीमेल के अंदर ओवरी की, ठीक है ना, यानी कि ये हमारे पास कौन सा ऑर्गन है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के अंदर, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं विड्थ की तो इसकी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। वेट की बात करें तो 3 to 8 ग्राम इसका वेट होता है और ये आप लोगों को पेयर्ड स्ट्रक्चर में दिखाई देगी, ठीक है। अभी आप लोगों को डायग्राम बताऊंगी, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अपनी ओवरी को देखें तो ओवरी फीमेल के अंदर अटैच होती है उनकी एब्डोमिनल कैविटी के साथ। अब उस एब्डोमिनल कैविटी का हमारे पास नाम क्या होता है, मीजोवेरियन। याद रख लें कि जो ओवरीज होती हैं फीमेल के अंदर एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होती हैं, उन कैविटी का नाम हमारे पास क्या है, मीजोवेरियन कैविटी होता है, ठीक है ना। अब अगर हम ओवरी को देखें, ठीक है, अब अगर हम क्या करें, ओवरी को हम यहाँ पर जो है वो देखें, ये यूँ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ठीक है ना। अब ये आपको इस शक्ल के अंदर जो है वो मिलती है ओवरी, ठीक है ना। अब ये जो ओवरी होती है ना, इसके आप लोगों को 2 पार्ट्स दिखाई देते हैं। एक इसका पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये कौन सा पार्ट है, ये इसका है जी आउटर पार्ट, ठीक है ना। आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये ओवरी का कौन सा पोर्शन है, ये कॉर्टिकल पोर्शन है, यानी कि ये कॉर्टेक्स है ओवरी का, ठीक है ना। फिर हमारे पास ये जो मिडल वाला एरिया होता है, ठीक है ना, ये सारे का सारा जो मिडल वाला एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा इनर एरिया है और इनर एरिया को हम क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं, ठीक है ना। मेड्यूला या फिर मेडुलरी रीजन इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। अब हमारे पास कॉर्टिकल रीजन हो या फिर हमारे पास मेडुलरी रीजन हो, इसके अंदर आप लोगों को फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ठीक है। ये है जी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। ये आप लोगों को स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देगा कि जब हम इस ओवरी को, अगर आप लोग ओवरी को जो है वो दूर से देख रहे हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको जूम करके नहीं देखा हुआ, माइक्रोस्कोप में नहीं देख रहे, तो आप लोगों को ओवरी सिर्फ इस एक यूं इस तरह की फॉर्म के अंदर दिखाई देती है। लेकिन जब आप ओवरी को क्या करते हो, क्रॉस सेक्ट करते हो इस वे के अंदर, ठीक है ना, यानी कि इसको हमने कहाँ से काटना है, यहाँ से इस तरह से जो है वो काटना है, तो हमें जो है ओवरी के अंदर फिर इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब हम यहाँ पर जो है वो मज़ीद देखते हैं कि इसके अंदर आप लोगों को किन किन किस्म के जो है वो सेल्स मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे बाहर आप लोगों को ये जो रेड कलर के अंदर आप लोगों को सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल हैं, ठीक है ना। ये कौन से सेल होते हैं, ये हैं जी जर्मिनल, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, ये सेल होते हैं। अच्छा, ये सेल क्या करते हैं कि ये जो सेल होते हैं ना, ये सेल हमारी ओवरी को एब्डोमेन के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो जर्मिनल एपिथेलियम के बेनिथ यहाँ पर आप लोगों को एक और सेल दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये ग्रीन कलर के जो सेल हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बोजीनिया। क्या बोलते हैं हम इनको, ट्यूनिका एल्बोजीनिया, इसको हम नाम देते हैं। अब ये जो ट्यूनिका एल्बोजीनिया होते हैं ना, ये बेसिकली डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं और उनका काम क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, किसको, ओवरी को, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर आप लोग ये समझ लें। अच्छा, फिर अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो ये जो मैंने वाइट कलर के अंदर सेल बनाए हैं, ठीक है ना, बेसिकली ये जो सेल होते हैं ना, ये कौन से सेल हैं, ये हमारे पास सेल होते हैं फॉलिकल सेल होते हैं। फॉलिकल सेल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एग सेल देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए
कि हमारे पास ये जो फॉलिकल हैं इनको हम नाम देते हैं कौन सा, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना। ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आप लोगों को जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, एग देखने को मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो फॉलिकल होते हैं ना हमारे पास, ये ओवरी के कौन से पोर्शन में है, कॉर्टेक्स में है, ठीक है ना। ये बाहर वाले पोर्शन के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फॉलिकल होते हैं कहाँ पर होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है ना, प्राइमरी फॉलिकल की क्या हो जाती है, डेवलपमेंट होती है, यानी कि ये क्या होते हैं, ये साइज में बड़े हो जाते हैं और इनके अंदर जो एग होता है वो भी क्या करता है, साइज में इंक्रीज हो जाता है। और तब हम इनको नाम भी देते हैं क्या चीज़, सेकेंडरी फॉलिकल। ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल थे और ये हमारे पास जो है ये कौन से फॉलिकल हैं, ये सेकेंडरी फॉलिकल हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं ना, ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, ये जो आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल होता है ना, टर्शरी फॉलिकल में ये जो आप लोग ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, ये एक कैविटी है, ठीक है ना। एक कैविटी बन जाती है और इस कैविटी को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एंट्रम का, ठीक है। ये कैविटी है, इसको हम नाम दे रहे हैं किस चीज़ का, एंट्रम का। और ये जो आप लोग येलो कलर में देख रहे हो, ये क्या है, बेसिकली ये एग है डेवलप किया हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये हमारे पास क्या बन जाता है, टर्शरी फॉलिकल बनता है, तो टर्शरी फॉलिकल के बाद ये जो हमारे पास टर्शरी फॉलिकल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो है कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो व्हाइट कलर का, ये हमारे पास क्या है जी, ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो फॉलिकल होता है ना, इसने क्या करवानी होती है, ओव्यूलेशन करानी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या पड़ा होता है, एग पड़ा होता है। अब एग ने क्या करना है, ओव्यूलेट होना होता है, कहाँ से, इस ग्राफियन फॉलिकल से। कैसे होगा कि ये हमारे पास ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा कि यहाँ से ये रप्चर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा। रप्चर होगा तो यहाँ से हमारे पास ये जो एग है, एग क्या करेगा, एग जो है वो बाहर आ जाएगा। और जब हमारे पास एग बाहर आएगा, यानी कि इसको हम एक और नाम भी देते हैं, एग को एक और नाम भी देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, oocyte कहते हैं। oocyte क्या करता है, इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है थ्रू द प्रोसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर ज़रा गौर करें तो जैसे कि मैंने कहा कि फॉलिकल आप लोगों को ओवरी के किस रीजन के अंदर मिल रहे हैं, कॉर्टेक्स के अंदर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखो तो ये जो सारे का सारा प्रोसेस है कि जिसमें हमने पढ़ा कि प्राइमरी फॉलिकल बने, उससे सेकेंडरी बने, उससे फिर टर्शरी, और फिर हमारे पास क्या बना, हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बना। तो इसको जो है वो हम एक और नाम भी देते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस किस में हो रहा है, फॉलिकल के अंदर हो रहा है। तो इस ओव्यूलेशन के अलावा हम इसको एक और नाम भी देते हैं, हम इसको कहते हैं फॉलिक्यूलर जेनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर जेनेसिस, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल से ये एग निकल जाता है तो इसके बाद हमारे पास ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, इसकी शेप चेंज करके यूँ इस तरह से हो जाती है, मतलब कि ये थोड़ा डी शेप हो जाता है, पिचक जाता है ऐसे, जैसे कि पहले किसी बैलून के अंदर हवा थी, जब हमने उससे हवा को बाहर निकाला तो वो क्या हो गया, पिचक गया, उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई। तो सेम इसी तरह से जब इससे एग निकल जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, तो इसकी शेप चेंज हो जाती है और ये क्या बन जाता है, ये अब बन जाता है हमारे पास येलोइश बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, इसको हम नाम देते हैं। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, ये एक तरह से हमारे पास एंड्रोजन सेल होता है, मीन टू से कि एक ऐसा सेल है जो कि हार्मोन्स को निकालेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने कहा पीछे कि हमारे पास ये जो ओवरी होती है ना, इसके अंदर हमारे पास दो हार्मोन निकलते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। तो हमारे पास क्या होता है कि इन दो में से हमारे पास ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो इन दो में से एक हार्मोन यही कॉर्पस ल्यूटियम निकालता है,
है वो मैं आप लोगों को हार्मोनल कंट्रोल के अंदर बताऊंगी। सिर्फ इतना याद रखिए कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये एक हार्मोन को रिलीज करता है, कहाँ से, ओवरी से ही रिलीज करता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है फिर ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किस कलर में, वाइट बॉडी के अंदर, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाता है, वाइट बॉडी के अंदर चेंज हो जाता है। और उस वाइट बॉडी का हमारे पास यहाँ पर नाम क्या है, कॉर्पस एल्बिकस। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकस, इसको हम नाम देते हैं। तो ये था सारे का सारा हमारे पास किस में, ओवरी के कॉर्टिकल रीजन में, यानी कि कॉर्टिक्स में था, जहाँ पर हमने क्या देखी, फॉलिक्यूलर जेनेसिस हमने देखी, और जहाँ पर हमने क्या देखा, ओव्यूलेशन देखी। फिर हमने कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एक एंड्रोजन सेल है, एंडोक्राइन का सेल है, ठीक है, जो हार्मोन निकालता है, उसको भी यहाँ पर हमने देखा। फिर हमारे पास ओवरी का सेकेंड पार्ट बचता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेडुलरी रीजन कह रहे हैं। अब इस मेडुलरी रीजन के अंदर फिर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली कौन सा पोर्शन होता है, मिड पोर्शन होता है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलती हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो ब्लड वेजल्स देखने को मिलती हैं। ये जो आप लोग अभी मैंने बनाई लाइंस ड्रॉ की रेड कलर में, ये क्या है जी, ये ब्लड वेजल हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रॉमा भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों को जो है वो स्मूथ मसल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, ये हैं जी आप लोगों के जो ओवरी है उसके मेडुलरी रीजन के अंदर। कितनी चीज़ें बताई मैंने, लिख ले आप लोग, नोट कर ले अपने नोट्स में, जैसे कि ब्लड वेसल है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, स्ट्रोमा है, और स्मूथ या फिर हमारे पास इलास्टिक मसल भी इसके अंदर होते हैं। तो ये है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मज़ीद इसके स्ट्रक्चर को, जो कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम में इजीली देख सकते हो कि ये जो आप लोग देख रहे हो, जो मैंने किस कलर में बनाई है, ब्लू कलर में बनाई है, बेसिकली ये क्या है, ये ओवरी है, ठीक है ना। ओवरी के बाद जितना भी आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, ये हमारा कौन सा पोर्शन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होता है, जिसमें हमारे पास ओविडक्ट होती है, जिसको हम फ्लोपियन ट्यूब भी नाम देते हैं दूसरा, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को यूट्रस दिखाई देगा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी दिखाई देता है। तो वन बाय वन करके इन तीनों पार्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, फ्लोपियन ट्यूब की। ये जो आप लोग सारे का सारा ग्रीन कलर के अंदर ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाला ग्रीन कलर के अंदर आप लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। ये कौन सी ट्यूब है जी, फ्लोपियन ट्यूब है, या फिर इसको हम नाम देते हैं ओविडक्ट का। अब हमारे पास ये जो फ्लोपियन ट्यूब होती है ना, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हो, ये राइट लेफ्ट दोनों साइड के पास मौजूद है। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर ना आप लोगों को इस तरह के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। ये क्या है जी, ये सीलिया है। अच्छा, अब ये सीलिया यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो एग ओवरी से आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओवरी के अंदर क्या हो रही थी, ओव्यूलेशन। पीछे हमने देखा कि ओव्यूलेशन यहाँ पर कैसे हुई, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एग ओवरी से निकला है, इसको फ्लोपियन ट्यूब में आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग जो होता है ना, ये मूव नहीं कर सकता, क्योंकि एग जो है वो नॉन मोटाइल है। तो यहाँ पर ये जो सीलिया है ना, ये झाड़ू का काम करते हैं, और ये जो एग यहाँ पर आता है फिर उसके क्या कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ होगी कि फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आप लोगों को सीलिया देखने को मिलते हैं। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो स्मूथ मसल देखने को मिलते हैं। अब ये जो स्मूथ मसल होती है ना, हमें पता है कि मसल का काम क्या होता है, कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। तो इनके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से भी यहाँ पर क्या होती है, एग की मूवमेंट जनरेट होती है। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लोपियन ट्यूब का, कि जिसमें आपको सीलिया मिलता है और आप लोगों को स्मूथ मसल मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर फ्लोपियन ट्यूब को देखो तो इसके डिफरेंट 3 पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देखें कि ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं किस चीज़ का, इनफंडिबुलम का। क्या नाम देते हैं, इनफंडिबुलम,
ब्यूलम का हम इसको जो है वो नाम देते हैं। अब हमारे पास ये जो इनफंडिब्यूलम होता है ना, इसके अंदर मज़ीद एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करूँ, सपोज करो ये है जी ओवरी, ठीक है, ये है ओवरी, और ओवरी के पास आप लोगों को ना यूँ इस तरह से क्या मिलता है, यूँ इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम नाम क्या देते हैं, फिम्ब्रे का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं, फिम्ब्रे का नाम हम इसको देते हैं। अब ये जो फिम्ब्रे होता है ये क्या करता है कि जब भी ओव्यूलेशन होती है, यानी कि जो एग ओवरी से रिलीज़ करके आता है, तो यहाँ पर जो ओव्यूलेशन होती है ना, तो एग को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, फिम्ब्रे का होता है, ठीक है ना। कलेक्ट करके फिर वो कहाँ पर लेकर आता है, फ्लोपियन ट्यूब में लेकर आता है। लेकिन ये जो फिम्ब्रे होते हैं ना, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि फिम्ब्रे किस तरह से इस एग को कलेक्ट करता है, क्या ऐसा हमारे पास इस फिम्ब्रे के अंदर मौजूद है जिसकी वजह से ये एग को कलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फिम्ब्रे होता है ना, फिम्ब्रे के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पोर्स दिखाई देते हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों को पोर्स दिखाई देते हैं। अब इन पोर्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ओस्टियम का नाम देते हैं। तो जैसे ही एग यहाँ से क्या करता है, रिलीज़ करता है, तो ये जो हमारे पास इस फिम्ब्रे के अंदर ओस्टियम होते हैं, तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, कलेक्ट होकर के यहाँ फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो ये है हमारे पास किस चीज़ का काम, इनफंडिबुलम का काम, कि इनफंडिबुलम क्या करता है, एग की कलेक्शन करवाता है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। फिर हमारे पास पार्ट आता है सेकंड। ये जो आप लोग यहाँ पर ये वाला यू टर्न पोर्शन के अंदर आप लोग ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये सेकंड पार्ट है किस चीज़ का, फ्लोपियन ट्यूब का, और इसको हम नाम देते हैं एम्प्यूला का, ठीक है। ये क्या नाम है इसका, एम्प्यूला है। एम्प्यूला हमारे पास वो साइट है जहाँ पर क्या होनी होती है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होनी होती है, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है ना, ठीक है ना, अगर तो स्पर्म आता है तभी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये एम्प्यूला जो है हमारे पास, ये जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होनी होती है, फर्टिलाइजेशन होनी होती है। फिर हमारे पास ये जो तीसरा पोर्शन देख रहे हो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब, इसको हम क्या कहते हैं, ये तीसरा पोर्शन है, इसको हम कहते हैं इस्थीमस, ठीक है ना, थीमस, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं। अब ये क्या है, ये जस्ट ओपनिंग होती है इनटू द यूट्रस। यहाँ पर ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये ओपनिंग है। ओपनिंग के बाद आप लोग ये जो पोर्शन देख रहे हो, इसको अब हम नाम देंगे किस चीज़ का, यूट्रस का, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब का हमारे पास स्ट्रक्चर फिनिश हुआ कि इसमें हमने जो है वो तीन पार्ट देखे, एक इनफंडिबुलम था, दूसरा हमारे पास एम्प्यूला था, और तीसरा हमारे पास क्या था, इस्थीमस था। तीनों के काम भी मैंने बता दिए और इनके स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। अब ये जो आप लोग वाइट कलर के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। और ये जो है ये सेकंड पार्ट है हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब ये जो हमारे पास क्या है, ये जो यूट्रस है ना, यूट्रस के हमारे पास और भी नाम होते हैं, जैसे कि इसको हम वोम भी कहते हैं। इसके अलावा इसका हमारे पास एक तीसरा नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टेरा भी हम इसको यहाँ पर नाम देते हैं। अब अगर यहाँ पर इस यूट्रस की शेप को देखें, तो इस यूट्रस की जो हमारे पास शेप होती है ना, ठीक है, वो हमारे पास एक इन्वर्टेड पेयर शेप होती है। किस तरह की शेप है, इन्वर्टेड पेयर शेप के अंदर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना। अब हमने देखा था फ्लोपियन ट्यूब के अंदर कि जो इसका एम्प्यूला पार्ट होता है, ठीक है ना, इसका क्या होता है, जो एम्प्यूला पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होनी होती है, फर्टिलाइजेशन होनी होती है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो एग होता है, एग के साथ यहाँ पर क्या आकर अटैच होता है, स्पर्म मिलता है, ठीक है ना। स्पर्म के मिलने से ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है जी जाइगोट, ठीक है। तो ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बनने के बाद यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है ना। ये एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो के बाद हमारे पास ये क्या बन जाता है, ये ब्लास्टूला बनता है, ठीक है ना। अब ब्लास्टूला के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, मोरूला के अंदर, ठीक है ना। जब मोरूला बनता है तो मोरूला ने कहाँ पर आना होता है, इस यूट्रस के अंदर आना होता है, ठीक है ना। तो यूट्रस में यूँ समझ ले कि इसने इम्प्लांट होना होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो जाती है। तो यूट्रस का काम क्या होता है
कि ये जो एम्ब्रियो बना है, ठीक है ना, इसको क्या करवाना होता है, कंसीव कराना होता है। ये इसका मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया, इसका फंक्शन समझा दिया कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब हमारे पास एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो को कंसीव कराने का काम, ठीक है ना, किसका होता है, इस यूट्रस का होता है। ठीक है, काम समझ आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हमारे पास ये जो यूट्रस होता है ना, इसके हमारे पास डिफरेंट 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो आप लोग ऊपर वाला ये वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं जी फंडस। अच्छा, जगह नहीं है, ठीक है ना, तो मैं इसको यूँ लिख रही हूँ, ये फंडस है। फंडस के बाद आप लोग ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो यहाँ से लेकर, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी। बॉडी के बाद आप लोग यहाँ से ये जो थोड़ा सा नैरो पोर्शन है, इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्विक्स। ठीक है ना, ये क्या है जी, ये है जी सर्विक्स। तो इसके 3 पोर्शन है, फंडस, बॉडी और यहाँ पर क्या है जी, सर्विक्स है। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल के अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप लोग यूट्रस की वॉल इस शेप के अंदर देख रहे हो तो ऐसे लगेगा कि ये एक सिंगल वॉल है, लेकिन जब हम इसको जूम करके देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप तो इसके अंदर फिर आप लोगों को मजीद लेयर दिखाई देती हैं। ठीक है ना, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट डायग्राम के अंदर बता देती हूँ, क्योंकि जो हमारे पास पिछले वाले डायग्राम है ये जो है ये फिल हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे पास ये जो यूट्रस होता है ना, इसके अंदर आप लोगों को जो है वो फिर 3 मजीद वॉल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, ठीक है ना, ये जो आप वाइट कलर के अंदर देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पेरीमेट्रियम का हम नाम देते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम भी हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, सीरोसा कहते हैं। अब ये जो सीरोसा होती है ना, ये क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिन होती है। ठीक है ना, फिर इसके बाद हमारे पास सेकेंड लाइन आती है, सेकेंड वॉल आती है। ठीक है ना, इस सेकेंड वॉल को अब हम यहाँ पर नाम देते हैं किस चीज़ का, मायोमेट्रियम। क्या, ठीक है, ये है जी मायोमेट्रियम। अब ये जो मायोमेट्रियम होती है ना, बेसिकली ये किस तरह की बनी होती है, ये बेसिकली स्मूथ मसल की बनी होती है। ठीक है, स्मूथ मसल की बनी होती है। फिर हमारे पास मायोमेट्रियम के इनसाइड एक और लेयर दिखाई देती है। ठीक है ना, ये यहाँ पर अंदर की तरफ फिर मज़ीद एक और लेयर दिखाई देती है। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, एंडोमेट्रियम का हम इसको जो है वो नाम देते हैं। बेसिकली ये जो एंडोमेट्रियम होती है ना, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर होती है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ब्लड वेसल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो है वो ग्लैंड्स भी देखने को मिलते हैं। और ये फीमेल के अंदर ना काफ़ी थिक लेयर होती है। ये तब थिक हो जाती है जब क्या होना होता है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होना होता है। ठीक है ना, और हमारे पास ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है इस सेंस में, क्योंकि जब यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि ये जो यूट्रस का काम होता है किसको कंसीव कराना, प्रेगनेंसी को कंसीव कराना, एम्ब्रियो को यहाँ पर जो है वो स्टे करवाना होता है। ठीक है ना, तो जैसे ही एम्ब्रियो यहाँ पर आता है तो एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन का काम भी किसका होता है, इस एंडोमेट्रियम का होता है। समझ आ गया इतना? वापस हम पीछे वाले डायग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है कि ये जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल के बाद आप लोगों को ये वाला जो नैरो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ठीक है ना, सर्विक्स के बाद आप लोग अगर यहाँ पर देखो तो ये वाला फिर ये सर्विक्स जो है ये ओपन हो जाती है किस चीज़ के अंदर, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है ना, ये किस में जो है वो ओपन हो जाती है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर ये जो है ये ओपन हो जाती है, या फिर इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। अब अगर हम इस एक्सटर्नल जेनिटिलिया को देखें तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये फिब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, फिब्रोमस्कुलर। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ये मसल का बना होता है और ये ओपन होता है आउटसाइड। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या चीज़, सेकेंडरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना, अब मेंस्ट्रुअल, ठीक है ना, ये जो वर्ड है ना मेंस्ट्रुअल, ये वर्ड निकला है बेसिकली हमारे पास किस वर्ड से, मेंसिस से। ठीक है ना,
किससे निकला है, मेंसेस से निकला है। और मेंसेस का मतलब क्या होता है, मंथ, ठीक है ना। तो हमारे पास ये एक ऐसा इवेंट होता है जो हर मंथ में होता है। एक मंथ हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा होगा, फिर उससे अगले मंथ दोबारा होगा। तो एक साइकिल चलता रहेगा और इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। ये जो हमारे पास एंडोमेट्रियम होती है ना, ये आप लोग पीछे जो हम यहाँ पर पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है ना, अभी इसकी वॉल के अंदर, वॉल ऑफ यूट्रस में ये जो हमारे पास एंडोमेट्रियम होता है ना, इसकी क्या हो जाती है, पीरियोडिक शेडिंग होती है। यानी कि एक खास पीरियड के बाद ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है ये क्या कर जाती है, शेड कर जाती है, ठीक है ना। फॉलोड बाय द क्या चीज़, प्रोलिफरेशन। यानी कि हमारे पास ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है ना, इसको क्या करना होता है, इसको हमें तोड़ना होता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसको बनाई ही क्यों, ठीक है ना। क्योंकि चांस होता है फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो जाए, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है और यूट्रस में क्या हो जाता है, वो इम्प्लांट हो जाता है। बट हमें ये भी पता है कि फीमेल की बॉडी में ऑल द टाइम फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इस एंडोमेट्रियम को तो नहीं पता ना कि फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी, स्पर्म और एग की फ्यूजन होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। ये तो बस अपना काम किए जा रही है और वो ये है कि ये खुद को क्या करेगी, थिक करेगी और ये खुद को क्या कर देगी, फिर ब्रेक कर देगी तब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यानी कि जब हमारे पास एग स्पर्म के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगी, अपने आप को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। तो फिर हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये जब स्टार्ट होता है तो इसका पर्पस क्या है, ये क्यों स्टार्ट होता है। इसका हमारे पास एक ही पर्पस होता है कि ये क्या कराता है, ये प्रिपेयर कराता है किस चीज़ को, इम्प्लांटेशन को। ये क्या कराता है, प्रिपेरेशन कराता है, ठीक है ना। प्रिपेरेशन ऑफ क्या चीज़, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन, ये तैयारी करवाता है किस चीज़ की, इम्प्लांटेशन की। अब ये तैयारी किस एज से स्टार्ट होती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब जाइगोट बन सकता हो। और ये सिलसिला फिर चलता रहता है जब तक ओवरी में फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं। और ये तकरीबन 45 से 55 ईयर तक ये चलता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम उन्हीं के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। अब जो हर फीमेल होती है ना, उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हमारे पास कितने दिनों का होता है, 28 डेज का होता है। अब इन 28 डेज में हम बात करेंगे उन चेंजेस की जो यहाँ पर यूट्रस और ओवरी के अंदर एट अ टाइम हो रहे होते हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने रेड कलर के एरिया के अंदर एरिया जो ड्रॉ किया है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है जी, ये है जी यूट्रस, ठीक है ना। और ये वाला जो एरिया मैंने ड्रॉ किया जिसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ये है जी ओवरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो यूट्रस है, ठीक है ना, यूट्रस में क्या होता है 28 दिनों के अंदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो यूट्रस होता है ना, इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट 3 फेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे पास ये जो पहला फेज होता है, ये हमारे पास पहला फेज कितने दिनों का होता है, फर्स्ट डे से लेकर हमारे पास 5th डे तक हमारे पास ये जो फेज चलता है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं, ये हमारे पास ये जो फेज है इसको हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल फेज का। कौन सा फेज है ये, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है ना। ये इसका हमारे पास पहला फेज है। इन पहले 5 दिनों में क्या होता है कि ये जो हमारे पास एंडोमेट्रियम की जो हमारे पास वॉल थिक हुई थी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये थिक थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप लोगों को ये डाउन जाती दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गई है, ये ब्रेक हो गई है, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास फेज चला, इसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। यानी कि यहाँ पर पीरियोडिक शेडिंग हो जाती है किस चीज़ की, एंडोमेट्रियम की। फिर हमारे पास चलता है सेकंड फेज, ये हमारे पास फर्स्ट फेज था, फिर हमारे पास सेकंड फेज चलता है और सेकंड फेज हमारे पास चलता है 6ठे दिन से लेकर 14th डे तक, ठीक है ना। अब ये जो फेज होता है, इस फेज को हम यहाँ पर नाम देते हैं प्रोलिफरेशन फेज। क्या नाम देते हैं इसको, प्रोलिफरेशन
ठीक है, प्रोलिफरेशन फेज हम इसको यहाँ पर नाम देते हैं। अब इस फेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम है जो टूटी थी, ये क्या करेगी, ये यहाँ पर दोबारा बनेगी, ठीक है ना, ये क्या होगी, दोबारा बनेगी, दोबारा ये क्या होगी, ये थिक होगी, तभी इस फेज का हमारे पास नाम क्या है, प्रोलिफरेशन है। फिर हमारे पास चलता है जी थर्ड फेज, ठीक है ना, थर्ड फेज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये 15th डे से लेकर हमारे पास 28 डे तक ये जो है चलता है। और इस फेज को हम नाम यहाँ पर देते हैं किस चीज़ का, लैक्टियल फेज का, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना ये हमारे पास इस फेज के अंदर क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है ये क्या कर रही है, ये अपने आप को मज़ीद थिक कर रही है, यहाँ पर मज़ीद सेक्रीशन हो रही है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही ये क्या करेगी, ये थिक होगी, दोबारा से हमारे पास 28 डे कंप्लीट होने के बाद ये दोबारा क्या करेगी, ये टूटेगी, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल फेज दोबारा से चलेगा, फिर दोबारा से हमारे पास प्रोलिफरेशन फेज होगा, फिर लैक्टियल फेज होगा, लैक्टियल फेज के बाद ये दोबारा क्या करेगी, ये टूटेगी। तो यूं इस तरह से क्या है कि ये साइकिल चलता रहता है, शेडिंग होती रहती है, इसकी यहाँ पर प्रोलिफरेशन होती रहती है एंडोमेट्रियम की, और यूं ये सिलसिला किस में चलता रहता है, यूट्रस के अंदर चलता रहता है, ठीक है ना। अब एट द सेम टाइम हमारे पास ओवरी के अंदर भी चेंजेस हो रहे होते हैं, लेकिन ओवरी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कितने फेज दिखाई देते हैं, 2 फेज दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो पहला फेज होता है ना, ये फर्स्ट डे से लेकर, ठीक है ना, ये फर्स्ट डे से लेकर कहाँ तक होता है, 14th डे तक का होता है, और इस फेज को हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। इसको हम नाम क्या देते हैं, फॉलिक्यूलर फेज, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं। अब फॉलिक्यूलर फेज हमारे पास पहला फेज है, फिर हमारे पास 15th डे से लेकर 28th डे तक हमारे पास ये दूसरा फेज चलता है। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज, इसको हम यहाँ पर जो है वो नाम देते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे पास 2 फेज है। अब हमारे पास ये जो पहला फेज है फॉलिक्यूलर फेज, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये जो फॉलिकल है, जिसमें हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी से हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, और सेकेंडरी से हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्शरी बनेगा। टर्शरी के बाद हमारे पास क्या होता है कि इससे बन जाता है हमारे पास यहाँ पर ये जो येलो कलर के अंदर आप लोग देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो इससे क्या हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास oocyte होते हैं, यानी कि जो एग होते हैं, उसकी क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाती है, ठीक है ना। ये हमारे पास कहाँ पर होता है, ये हमारे पास होता है फर्स्ट फेज के अंदर। फिर जब यहाँ से हमारे पास इस ग्राफियन फॉलिकल से ये एग निकल जाता है, तो एग के निकलने के बाद हमारे पास ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है जी कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास फिर एज एंडोक्राइन सेल काम करेगा, इससे फिर हार्मोन निकलेंगे, और फाइनली फिर ये हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकस के अंदर, ठीक है ना। ये एक वाइट कलर का हमारे पास क्या होता है, बॉडी होता है। अब अगर यहाँ पर आप लोग नोट करें तो हमारे पास ये जो ल्यूटियल फेज है कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है जब ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है, और वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि ये फेज हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम से स्टार्ट हुआ, तभी हम इसको नाम दे देते हैं किस चीज़ का, ल्यूटियल फेज का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 2 जगहों के ऊपर आप लोग चेंजेस देख रहे हो, ठीक है ना, यूट्रस और ओवरी के अंदर, ये सारा कुछ कहाँ पर हो रहा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हो रहा होता है। होप कि ये साइकिल आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप लोगों को कंसेप्ट मिल रहा है, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल, ठीक है ना। ये जो आपने ओवरी के अंदर फॉलिकल की डेवलपमेंट देखी, मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखा देती हूँ पीछे। ये जो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास ये क्या था, प्राइमरी फॉलिकल था, उससे सेकेंडरी बना, उससे फिर टर्शरी बना। ये जो डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है ना, ये जो फॉलिकल होते हैं ना, इनको कैसे पता चलता है कि इन्होंने प्राइमरी से सेकेंडरी में और फिर सेकेंडरी से जो टर्शरी है उसमें कन्वर्जन लेनी होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ
जो है वो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं किस चीज़ में, हार्मोनल कंट्रोल के अंदर, यानी कि कौन जो है फॉलिकल को ऑर्डर देता है कि तुम डेवलप करो। देखो जब एक फीमेल मेच्योर होती है और अपनी प्यूबर्टी की एज को पहुंचती है तो इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना वो क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो आप लोग इस ग्राफ के अंदर देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो मैंने नीचे वाली लाइंस ड्रॉ की हैं जिसमें हमारे पास व्हाइट कलर की और रेड कलर की है, ठीक है ना, ये बेसिकली ये किस में है, ये ओवरी के अंदर है, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाती हूँ ये क्या चीज़ें हैं। और ये जो आप लोग ग्रीन और येलो कलर के अंदर ये जो लाइंस देख रहे हो ये हमारे पास कहाँ से निकल रही हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रही हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ ये बेसिकली हैं क्या, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे कि मैंने कहा कि जब एक फीमेल मेच्योर होती है और अपने प्यूबर्टी की एज को पहुँचती है तो उसका हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना ये क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो यहाँ से फिर वो क्या निकालता है, एक हार्मोन निकालता है जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, FSH कहते हैं, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो येलो कलर के अंदर आप लोग लाइन देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, हार्मोन की लाइन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है और उसको हम क्या कहते हैं, FSH। पिट्यूटरी ग्लैंड से कब निकलेगा, जब एक फीमेल अपनी प्यूबर्टी की एज को पहुंचेगी, ठीक है ना। अब ये जो FSH है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये जो FSH है इसके दो काम हैं। एक काम तो ये क्या करेगा कि जो भी हमारे पास फॉलिकल होंगे कहाँ पर, ओवरी के अंदर, ठीक है ना, उनकी क्या करा देगा, डेवलपमेंट करा देगा, ठीक है ना, क्या करा देगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि हमारे पास ये जो ओवरी के अंदर ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राइमरी से फिर हमारे पास सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से फिर क्या बनता है, टर्शियरी बनता है। तो ये जो कन्वर्जन हो रही होती है ये बेसिकली कौन करवा रहा है, ये FSH करवा रहा है। अगर आप लोगों से एग्जाम में कोई MCQs पूछ ले, कोई सवाल पूछ ले कि हमारे पास ये जो डेवलपमेंट हो रही होती है फॉलिकल्स की ये कौन कराता है, FSH करवाता है। FSH कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कब निकल रहा है, जब एक फीमेल क्या हो रही है, मेच्योर हो रही है। समझ आ गई। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो FSH होता है ना इसका दूसरा काम हमारे पास क्या होता है कि ये कहाँ पर जाता है, ये जाता है जी ओवरी के पास। क्योंकि मैंने कहा था कि ओवरी के हमारे पास दो काम होते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया कि जो ओवरी होती है ना, ओवरी यहाँ से क्या करती है कि ये दो हार्मोन को क्या कराती है, रिलीज कराती है। एक हमारे पास एस्ट्रोजन होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है जी, प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो FSH होता है ना, FSH जाता है किस चीज़ के पास, ओवरी के पास। और यहाँ से इस ओवरी को क्या बोलता है कि तुम अपना हार्मोन निकालो। और वो हार्मोन कौन सा होता है, वो होता है जी एस्ट्रोजन, ठीक है। दो हार्मोन है ना ओवरी के पास, एक है जी एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो FSH कौन सा हार्मोन निकलवाता है, ओवरी के पास से एस्ट्रोजन हार्मोन को निकलवाता है। अब ये हमारे पास FSH के दो काम कंप्लीट हो गए। याद रख लें कि FSH के दो काम है, एक फॉलिकल की डेवलपमेंट और दूसरा ओवरी में से क्या निकलवाना, एस्ट्रोजन को निकलवाना। ये फिनिश हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ही ये एस्ट्रोजन निकलता है, अब एस्ट्रोजन की कहानी सुनिएगा कि जैसे ही एस्ट्रोजन निकलता है तो ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, यहाँ पे PG लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, ये सिग्नल देता है। अब ये सिग्नल किस तरह का सिग्नल देता है कि जी मैं तो हूँ, अब निकल आया हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम FSH को बंद कर दो क्योंकि मैं FSH की मौजूदगी में ना काम नहीं कर सकता। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इस FSH को बंद कर देता है, ठीक है। ये FSH जो है ये निकल रहा था, फिर इसको क्या कर देगा, ये बंद कर देगा। इसकी जो रिलीजिंग है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के आ रही थी, ठीक है ना, इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये एस्ट्रोजन का पहला काम है, ठीक है ना। ये पहला काम है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उसको सिग्नल देगा कि क्या बंद कर दो, FSH को जो है वो बंद कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस एस्ट्रोजन का हमारे पास दूसरा काम क्या होता है कि ये हमारे पास ये जो यूट्रस की वॉल होती है, कौन सी वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है ना, उसको क्या कर देगा, थिक कर देगा। ये क्या करता है, ये जो एंडोमेट्रियम होता है ना, ठीक है ना, उसको क्या कर देगा,
थिक कर देगा। अब जैसे ही एंडोमेट्रियम क्या होगी, थिक होगी, दोबारा से सिग्नल जाएगा किस चीज़ के पास, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। जैसे ही सिग्नल जाएगा कि एंडोमेट्रियम क्या हो गई है, थिक हो गई है, तो ये जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये क्या रिलीज करेगा, LH हार्मोन। ये जो मैंने ग्रीन कलर में बनाया है बेसिकली ये क्या है, ये LH हार्मोन है। FSH के बंद होने के बाद कौन सा हार्मोन निकलेगा, LH निकलेगा, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलेगा। और इसका काम हमारे पास क्या होगा कि ये क्या करा देगा, ओव्यूलेशन करा देगा, ठीक है ना। ओव्यूलेशन करा देगा यानी कि ये जो हमारे पास क्या था, ग्राफियन फॉलिकल था, ठीक है ना। यहाँ से जो ओव्यूलेशन हो रही होती है बेसिकली ये कौन करवा रहा होता है, LH करवा रहा होता है। LH को किसने निकलवाया भाई, इस एस्ट्रोजन ने, ठीक है ना। एस्ट्रोजन ने कैसे निकलवाया कि इसने जब एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक किया तो उसके थिक होने से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल गया और पिट्यूटरी ग्लैंड ने तब क्या रिलीज किया, LH रिलीज किया, ठीक है ना। अब LH के रिलीज होने और ओव्यूलेशन होने के बाद जो सारे फॉलिकल्स होते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये क्या हो जाता है, ये दोबारा हमारे पास ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अब यहाँ पर समझिएगा, मैंने कहा था कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एज अ एंडोक्राइन सेल काम करता है, यानी कि ये हार्मोनल कंट्रोल करेगा, यानी कि ये अब यहाँ से क्या करेगा, ये हार्मोन निकालेगा। अब ये जो हार्मोन होगा ना, ठीक है ना, ये कौन सा हार्मोन होगा, ये होगा जी प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ठीक है ना, जब मैं आपको ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी कि ये एक हार्मोन निकालता है। अब आप लोग यहाँ पर देख लो कि ये हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है ना। तो LH के आने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद फिर हमारे पास ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, ये क्या करता है, हार्मोन निकालता है, किस चीज़ को, प्रोजेस्टेरोन को। अब ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना, इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारे पास एंडोमेट्रियम है ना, ठीक है ना, इसको क्या करेगा, बनाएगा, क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, ये बनाएगा, ठीक है ना। और फिर इससे क्या हो जाएगी, इम्प्लांटेशन हो जाएगी इफ फर्टिलाइजेशन अकर। अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो दोबारा से हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप लोग ये जो ओवरी देख रहे हो, ठीक है ना, ओवरी के अंदर ये जो आप लोग व्हाइट कलर के अंदर ये जो लाइन देख रहे हो, बेसिकली ये किस चीज़ की लाइन है, ये हमारे पास लाइन है जी एस्ट्रोजन की, ठीक है ना। किसकी लाइन है जी, एस्ट्रोजन की लाइन है। एस्ट्रोजन कौन निकलवा रहा है, FSH निकलवा रहा है, किसके पास जाकर, ओवरी के पास। ये तो ओवरी है, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास ओवरी है, ठीक है ना। और ये जो रेड कलर के अंदर आप लोग ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये कौन सी लाइन है, बेसिकली ये हमारे पास किस हार्मोन की लाइन है, ये है जी हमारे पास प्रोजेस्टेरोन की, ठीक है ना। और प्रोजेस्टेरोन कौन निकलवा रहा है, प्रोजेस्टेरोन निकलवा रहा है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो समझ आ गई आप लोगों को कि हार्मोनल कंट्रोल में हमारे पास हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह आप लोगों को ये सुनने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब यहाँ पर जो है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि है हमारे पास क्या चीज़, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखो तो जिस तरह से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो उसके अंदर हमारे पास दो ऑर्गन थे, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, और फिर उनके अंदर मजीद पार्ट थे। तो यहाँ पर भी आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है आप लोग यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हो, इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या नाम देते हैं, टेस्टिस का नाम देते हैं। ये जो आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो आप लोगों को बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। अब इन टेस्टिस का अगर हम ओवरऑल काम देखें तो इसका काम क्या होता है कि ये क्या कराती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराती है, यानी कि स्पर्म की प्रोडक्शन करवाती है। जैसे कि ओवरी के अंदर देखा था एग बन रहा था, तो यहाँ पर टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, ठीक है ना। और इसका दूसरा काम हमारे पास क्या होता है, एक हार्मोन को निकालना जिसका हमारे पास नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। जैसे कि ओवरी दो हार्मोन निकाल रही थी तो यहाँ पर टेस्टिस भी क्या करेंगे, एक हार्मोन निकालेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। फिर हमारे पास आता है जी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना, जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो डिफरेंट पहले ऑर्गन देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर जो है वो बताऊँ, ठीक है। ये जो मैंने सिंपली जो है यहाँ पर डायग्राम बताई, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो टेस्टिस के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक्सेसरी ग्लैंड देखने को मिलेंगे और फिर यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर इसका काम देखें, ठीक है,
ये जो हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है ना, मेल के अंदर, इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, स्पर्म को। जैसे कि हमने फीमेल में देखा था कि ओवरी के बाद का हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लोपियन ट्यूब कह रहे थे, उसका काम क्या था, एग को क्या कराना, मूव कराकर कहाँ पे लेके आना, यूट्रस के अंदर लेकर आना। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है मेल के अंदर, इनका काम भी क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, स्पर्म को। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं क्या चीज़, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम टेस्टीज कह रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होती हैं, टेस्टीज होती हैं। अब टेस्टीज का अगर हम साइज़ देखें तो हमारे पास इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो हमारे पास क्या होती है, विड्थ होती है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इसकी अगर हम यहाँ पर क्या बात कर लें, थिकनेस की बात कर लें, तो वो भी 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। और इसका जो एवरेज वेट होता है वो 15 to 25 ग्राम होता है। ये मेल टू मेल वेरी कर सकती है, जिसकी हेल्थ अच्छी होगी उसका जो हमारे पास एवरेज साइज़ है वो इतना ही रहेगा, यानी कि 15 to 25 ग्राम होगा। और यहाँ पर अगर कुछ हार्मोनल इशू हो या फिर एज, ये भी डिपेंड करती है कि एडल्ट साइज़ कुछ और होता है, एजेड पर्सनस में इसका साइज़ कुछ और होता है। अगर इस टेस्टिस को देखें तो ये हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। जिस तरह से ओवरी पेयर्ड था तो यहाँ पर टेस्टिस भी क्या होती हैं, पेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और ये आप लोगों को ये जो ओवरी होती है, सॉरी ये जो टेस्टी होती है ना, ठीक है ना, ये आप लोगों को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यूँ इस तरह से क्या मिलती है, इनक्लोज मिलती है। अब ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इसको हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं, सक्रूटम का नाम देते हैं। और इन्हीं के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, ये टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास ये जो टेस्टीज होते हैं ना, ये आउटसाइड द बॉडी होती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है जी 37 सेल्सियस, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो टेस्टीज होती है ना, इनका काम क्या होता है, स्पर्म को बनाना। और स्पर्म को बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 या फिर 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है ये कम चाहिए होता है, वरना हमारे पास ये जो स्पर्म होते हैं ये नहीं बनते, ठीक है। ये जो टेस्टिस होते हैं ना, ये मेल की बॉडी में कब बनते हैं, जब एक मेल मदर वोम में होता है, ठीक है ना, तब टेस्टिस जो होते हैं ना मेल के पेट के अंदर ही बन जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन ये जो हमारे पास टेस्टिस होते हैं ना, ये एक कैनाल, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्विनल कैनाल, ठीक है ना, उसके थ्रू ये बाहर आ जाती हैं और इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाती हैं, टेस्टिस बन जाती हैं। अच्छा, अब ये जो स्क्रूटम है, इसमें अगर टेस्टिस को देखें तो इस टेस्टिस के अराउंड आप लोगों को यहाँ पर 2 मसल दिखाई देते हैं, ठीक है ना। कितने मसल दिखाई देते हैं, 2 मसल दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एक मसल होगा, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से। अब इस मसल को हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं, डार्टोस मसल का, ठीक है ना। किसका नाम देते हैं, डार्टोस मसल का नाम देते हैं। और दूसरा हमारे पास मसल होता है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से इसके अराउंड मसल होता है। इस मसल को हम नाम क्या देते हैं, क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर मसल इसका हम नाम देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इन मसल का फंक्शन क्या है, इनका मेजर रोल होता है विंटर सीजन में, क्योंकि हमने बोला है कि जो टेस्टीज होते हैं ना, इनको स्पर्म बनाने के लिए 2 से 2.5 डिग्री जो है वो कम टेम्परेचर चाहिए एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अगर आप लोग नोट करें तो सर्दियों में वैसे ही टेम्परेचर फॉल कर जाता है, जिससे क्या होता है कि टेस्टीज का टेम्परेचर भी मज़ीद डाउन हो सकता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो डार्टोस मसल है या फिर क्रीमेस्टर मसल है, ये सर्दियों में क्या करते हैं कि जो टेस्टीज होते हैं ना, फिर इनको अटैच करवा देते हैं किस चीज़ के साथ, ये स्ट्रेच करवा के इनको पेट के साथ लगवा देते हैं, ताकि इनको पेट की हीट मिलती रहे और इन टेस्टीज का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो क्या रहे, नॉर्मल रहे। तो इन मसल्स का हमारे पास बेसिक ये काम होता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि हमारे पास ये जो ये जो हमारे पास टेस्टीज होती है ना, इनका हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ये बाहर से आप लोगों को ऐसे दिखाई देती हैं, लेकिन इंटरनली आप लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो वाइट कलर की एक शीट दिखाई देती है, जो कि किस चीज़ की बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ट्यूनिका एल्बोजीनिया,
ठीक है, इसको नाम क्या देते हैं, ट्यूनिका एल्बोजिनिया नाम देते हैं। अब अगर इस शीट को देखो तो इस शीट के अंदर आप लोगों को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये जो कंपार्टमेंट्स आप लोग देख रहे हो यूँ इस तरह से, ये कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट, फिर दूसरा कंपार्टमेंट, फिर तीसरा कंपार्टमेंट। तो ये जो कंपार्टमेंट है ना, इनको हम यहाँ पर नाम देते हैं किस चीज़ का, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, क्योंकि टेस्टिस के अंदर है तो इसको हम नाम क्या देंगे, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, ठीक है। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स को हम यहाँ पर नाम देते हैं, और इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में आप लोगों को ट्यूब्स दिखाई देंगी, जिसको हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स का, ठीक है ना। ये जो ग्रीन कलर के अंदर आप लोग ट्यूब देख रहे हो, इसको हम नाम क्या देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स, ठीक है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्स का हम यहाँ पर जो है वो नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास, जैसे कि मैंने बोला कि टेस्टीज में क्या होते हैं, लोब्यूल होते हैं। तो एक टेस्टी की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों को 250 जो है वो लोब्यूल मिलते हैं। ये जो आप लोग कंपार्टमेंट देख रहे हो, ठीक है ना, ये कितने होते हैं, एक टेस्टी के अंदर 250 आप लोगों को ये लोब्यूल मिलते हैं। और हर लोब्यूल के अंदर आप लोगों को कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिलती हैं, 2 से 3। मैंने सिर्फ एक लोब्यूल के अंदर एक ही क्या बनाई है, सेमिनिफेरस ट्यूब बनाई है, लेकिन ये एक कंपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को 2 से 3 हमें क्या मिलती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिलती हैं, ठीक है ना। समझ आ गया कि ट्यूनिका एल्बोजिनिया क्या है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, और टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना, जो कि 2 से 3 होती है, मैंने एक बनाई है। अब मजीद देखो कि ये जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब है ना, मजीद एक छोटी ट्यूब में ओपन होती है। ये जो आप लोग, ये वाली आप लोग जो एक छोटी सी ट्यूब देख रहे हो, ठीक है ना, ये मजीद एक ट्यूब के अंदर ओपन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये छोटी वाली हमारे पास ये जो ट्यूब है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्यूबुलाई रेक्टाई होती है। ट्यूबुलाई रेक्टाई फिर एक और ट्यूब्यूल में ओपन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये जो आप लोग रेड कलर में देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीटे टेस्टिस। इसको हम क्या कहते हैं, रीटे टेस्टिस कहते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास ये जो रीटे टेस्टिस होती है ना, मजीद छोटी छोटी डक्ट के अंदर ओपन होती है। ये जो आप लोग ये वाली डक्ट देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाली डक्ट देख रहे हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वाजा एफ्रेंशिया, ठीक है। तो ये वाजा एफ्रेंशिया होती है। फिर वाजा एफ्रेंशिया जो है फिर एक और डक्ट के अंदर ओपन हो जाती है। ये वाली जो आप लोग येलो कलर के अंदर डक्ट देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ठीक है, एपिडिडाइमस कहते हैं। अब इस एपिडिडाइमस के ना आप लोगों को 3 पार्ट दिखाई देंगे, ठीक है ना। मैं जो हूँ यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है ना। ये एपिडिडाइमस है, ठीक है ना। एपिडिडाइमस के आप लोगों को 3 पार्ट दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास क्या होता है, पहला ऊपर वाला ये जो आप लोग ये वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है ना, इस पार्ट को हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कैपुट का, ठीक है, कैपुट है। कैपुट के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई देता है, ये है जी बॉडी। बॉडी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कहते हैं, ठीक है ना। और फिर आप लोगों को ये वाली जो टेल दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डा, ठीक है, CAUDA। ये हमारे पास क्या है जी, इसके 3 पोर्शन होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो एपिडिडाइमस होती है ना, मजीद एक ट्यूब के अंदर ओपन होती है। ये जो आप लोग जो ब्लू कलर के अंदर देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, वास डेफरेंस, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, वास डेफरेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास मजीद इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, अगर हम इसको इंटरसेक्ट करके देखें, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जो है वो देखते हैं मजीद कि अब हमें यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास ये जो टेस्टीज होती है, टेस्टीज का जो हमारे पास काम होता है वो है जी स्पर्म बनाना, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, और हमारे पास हार्मोन को निकालना। अब वो किस तरह से होता है, ये जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है ना, बेसिकली वो कहाँ पर होती है, ये जो आप लोग ग्रीन कलर की सेमिनिफेरस ट्यूब्स देख रहे हो ना, बेसिकली यहाँ पर इनकी जो है वो प्रोडक्शन होती है। और टेस्टिस के एक लोब्यूल में, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 2 से 3 हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती है, जिनका स्ट्रक्चर ये देखें, ये मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ की थी। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है हमारे पास, ये है जी सेमिनी
ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब हैं, ठीक है ना, जो कि मैंने 3 बनाई हैं, ठीक है ना। सबके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब क्या होता है कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर मजीद आप लोगों को जो है वो 2 तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास ये जो सेल आप लोग ब्लू कलर के अंदर सेल देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम, ये क्यूबॉइडल सेल होते हैं बेसिकली, और इनका नाम हमारे पास क्या होता है, ये होता है जी स्पर्मेटोगोनिया। क्या इनका नाम होता है, स्पर्मेटो, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। ये हमारे पास ये जो स्पर्मेटोगोनिया ना, अभी हम इनको डिटेल के साथ अभी यहाँ पर पढ़ते हैं। फिलहाल ये समझ लें कि एक तरह के सेल हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, और दूसरे जो मैंने यहाँ पर येलो कलर के अंदर बनाए हैं, बेसिकली इनका नाम हमारे पास क्या होता है, सर्टोली सेल होता है, ठीक है ना। टोली या सर्टोलाई, जिस तरह से भी आप इसको जो है वो पुकार सकते हैं। अब बाकी हमारे पास ये जो 2 और सेमिनिफेरस ट्यूब्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, सेम यहीं पर स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है ना। मैं यहाँ पर नहीं बना रही, बस एक सेमिनिफेरस ट्यूब को समझ लो तो बाकी भी आप लोग समझ जाएंगे। अब हमारे पास सपोज करो कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। ये वाले जो सेल है प्रेजेंट है, और इनसे ही क्या होनी होती है, यहाँ पर स्पर्म बनने होते हैं। स्पर्म बनने के बाद सर्टोलाई सेल क्या करते हैं, उन स्पर्म को क्या करते हैं, नरिशमेंट करते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या हुआ, स्पर्म को बनाना, और सर्टोलाई सेल का काम क्या हुआ, नरिशमेंट प्रोवाइड करना जब स्पर्म बन जाते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, इनसे जो स्पर्म बने हैं, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है वो किस तरह से होती है, यहाँ पर हम जो है वो डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को डिफाइन करें तो हमारे पास क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। कि सपोज कर लो मेरे पास ये एक सेल है जिसको मैंने नाम क्या दे दिया है, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है जी, ये है जी स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, बेसिकली ये हमारे पास डिप्लॉइड सेल होता है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को जो क्रोमोसोम की तादाद है वो क्या मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी। अब इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होती है, यहाँ पर माइटोसिस होती है। क्या होती है जी, माइटोसिस होती है। इस माइटोसिस के रिजल्ट में हमारे पास एक और सेल बनता है जिसको हम नाम क्या देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नाम देते हैं। क्या देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का हम नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना, इसके अंदर भी आप लोगों को क्रोमोसोम की तादाद क्या मिलती है, डिप्लॉइड ही मिलती है, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो भी पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम की तादाद होती है, डॉटर सेल के अंदर भी उतनी ही बनती है, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगी। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है मियोसिस। क्या हो जाती है, मियोसिस होती है। अब हमें पता है मियोसिस के कौन से फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं, और पहला फेज हमारे पास क्या, कौन सा फेज होता है, रिडक्शन फेज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फेज होगा, मियोसिस फर्स्ट होगी, और मियोसिस फर्स्ट के रिजल्ट में हमारे पास ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, इससे हमारे पास कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, ठीक है। इसे कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ बनेगा, ठीक है ना। और इसको अब हम नाम दे देंगे क्या चीज़, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हमारे पास क्या है जी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ना, ये किस तरह के सेल होते हैं, ये हैप्लॉइड सेल होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इनका जो हमारे पास पेरेंटल सेल था वो क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसमें क्या हुई थी, हमारे पास मियोसिस फर्स्ट हुई थी। और मियोसिस फर्स्ट किस तरह का फेज है, ये एक रिडक्शन फेज है। तो रिडक्शन फेज के रिजल्ट में यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं, ये यहाँ पर क्या होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दूसरा फेज हमारे पास बचता है किस चीज़ का, मियोसिस का, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी मियोसिस सेकेंड, ठीक है ना। और मियोसिस सेकेंड में हमारे पास क्या होगा कि जितने भी पेरेंट के पास क्रोमोसोम होते हैं, हमारे पास डॉटर के पास भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे। अब पेरेंट के पास कितने क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड है, तो हमारे पास यहाँ पर मज़ीद जो सेल बनेंगे, ठीक है ना, हर सेल से फिर मज़ीद हमारे पास जो सेल बनेंगे उनके अंदर फिर क्रोमोसोम की तादाद भी क्या रहेगी, हैप्लॉइड ही रहेगी। और अब हमारे पास ये जो सेल बने हैं मियोसिस सेकेंड के रिजल्ट में, इसको हम नाम क्या दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे स्पर्मेटिड का, ठीक है ना। अब स्पर्मेटिड क्या करते हैं कि ये मज़ीद अपने आप को डेवलप करेंगे और मज़ीद हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, फाइनली हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे क्या चीज़, स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर बन जाएंगे
जाएंगे स्पर्म, ठीक है। हर स्पर्मेटिड फिर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, स्पर्म के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर स्पर्म को देखें, ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं स्पर्म को बनाऊँ, ठीक है, तो स्पर्म को अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पर्म के ना आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, डिफरेंट 3 पार्ट्स आप लोगों को जो है वो दिखाई देंगे। ये वाला आप लोग जो पार्ट देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेड। अच्छा, हेड के बाद आप लोग ये जो मिडल पीस देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, मिड पीस ही हम इसको कहते हैं। ये जो हमारे पास दरमियान वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, मिड पीस ही कहते हैं। और आप लोगों को ये क्या दिखाई दे रही है, ये आप लोगों को टेल दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखो तो हेड जो होता है ना, हेड की ये जो आप लोग टिप देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाली जो आप लोग टिप देख रहे हो, इस टिप को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम, इसको जो है वो हम यहाँ पर नाम देते हैं। अब टेस्टिस में हमने ये तो देख लिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस किन सेल्स के अंदर होती है और कैसे होती है। अब यहाँ पर सपोज कर लो, ठीक है ना, वापस हम डायग्राम पे चलते हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गया, ये स्पर्म बन गए। इन स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गया, स्पर्म बन गए। अब स्पर्म को क्या मिलनी होती है, नरिशमेंट मिलनी होती है। तो वो नरिशमेंट कौन देता है, ये सर्टोली सेल देते हैं। तो ये हमारे पास ये टेस्टिस का एक काम हो गया कि इन्होंने क्या बनवा दिए, स्पर्म बनवा दिए। अब टेस्टिस का हमारे पास दूसरा जो काम था वो क्या था, हार्मोन को निकलवाना। कौन सा हार्मोन था, हमने पीछे भी पढ़ा है, ये हार्मोन था हमारे पास टेस्टोस्टेरोन। अब वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर देखिए कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं ना, ठीक है ना, इनके अराउंड आप लोगों को यहाँ पर जो है ये स्पेस दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियम बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियम, इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं। इन इंटरस्टिशियम के अंदर आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल एंडोक्राइन सेल मिलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलते हैं, स्पेशल एंडोक्राइन सेल देखने को मिलते हैं। इन एंडोक्राइन सेल का हमारे पास नाम क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग सेल, ठीक है ना। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, लीडिंग सेल्स का हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इन लीडिंग सेल से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है ना। सपोज करो कि लीडिंग सेल ने क्या करवा दिए, हार्मोन को निकाला, और वो हार्मोन हमारे पास क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर हम जो है वो कलर येलो ले लेते हैं, ठीक है ना। अब सपोज कर लो कि यहाँ पर ये जो हमारे पास लीडिंग सेल थे, इन्होंने क्या करा दिया, ये हार्मोन को निकाल दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो तो हार्मोन कहाँ पर है, इन स्पेस के अंदर है, इंटरस्टिशियम के अंदर है। लेकिन इन्होंने कहाँ पर जाना है, यहाँ इस सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर जाना है। लेकिन ये सेमिनिफेरस ट्यूब्स में खुद नहीं आ सकते, इनको जो है वो हेल्प चाहिए होगी किसी की। और वो हेल्प कौन करेंगे, वो हेल्प करेंगे ये सर्टोलाई सेल, ठीक है ना। अब ये किस तरह से हेल्प करेंगे कि ये जो सर्टोली सेल होते हैं ना, ये निकालते हैं एक किस्म का प्रोटीन, ठीक है ना। क्या निकालते हैं, प्रोटीन निकालते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रोटीन को जो है वो निकालते हैं। और उस प्रोटीन का नाम हमारे पास क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ये हमारे पास इसका नाम होता है। अब ये जो हमारे पास प्रोटीन होती है, जब सर्टोलाई सेल इसको निकालते हैं तो हमारे पास ये जो लीडिंग सेल ने हार्मोन निकाला है टेस्टोस्टेरोन, फिर ये जो है ये यहाँ से कहाँ पर आ जाता है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर आ जाता है। तो हमारे पास क्या हुआ कि इस सर्टोलाई सेल की हेल्प से ही हमने क्या किया, हार्मोन को सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर लेकर आए। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, टेस्टिस, उसका स्ट्रक्चर बताया मैंने, और उसका हमने यहाँ पर काम देखा कि स्पर्म किस तरह से बने, और यहाँ पर हमारे पास जो हार्मोन है वो कैसे रिलीज हुआ। अब हमारे पास आता है जी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड मिलते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया मिलता है। अगर हम सेक्स सेकेंडरी ऑर्गन का अगर हम यहाँ पर काम देखें मेल के अंदर, उसका काम क्या होता है, कंडक्ट कराना, ट्रांसफर कराना, और यहाँ पर क्या कराना, कॉपुलेट करवाना, किस चीज को, स्पर्म को, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो है ये काम होते हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसके अंदर एक्सेसरी ग्लैंड कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारे पास ये जो मेल की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर हमारे पास ये जो सेक्स सेकेंडरी ऑर्गन होता है, या फिर हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना, मेल के अंदर ये जो है ये एक साथ होते हैं, इनका जो है वो जाने का रास्ता जो है वो एक होता है, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इधर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। यहाँ पर आप लोग ये जो राइट और लेफ्ट में दो आप लोग यहाँ पर ग्रीन कलर की ट्यूब देख रहे हो, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये किडनी से आई हुई क्या है जी, यूरिटर है, ठीक है ना। ये क्या है जी,
ये है जी यूरिटर, ठीक है ना। अब ये जो यूरिटर होते हैं ये कहाँ पर ओपन हो रहे हैं, ये जो आप लोग बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, ये है जी यूरेनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये यूरेनरी ब्लैडर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है ना। और फिर क्या होता है इसके बाद हमारे पास ये जो यूरेनरी ब्लैडर है ये कहाँ पर ओपन हो जाता है, ये ओपन होता है यूरिथ्रा में। ये जो आप लोग ये ट्यूब देख रहे हो, ठीक है ना, ये क्या है जी, ये है जी यूरिथ्रा, ठीक है ना। और यूरिथ्रा फिर आउटसाइड क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। अब जैसे कि हमने बताया कि हमारे पास यहाँ पर क्या होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। तो अब वो एक्सेसरी ग्लैंड जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का। ये आप लोग क्या देख रहे हो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख रहे हो। राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से ये जो ट्यूब निकली हुई है इसको हम नाम क्या दे देते हैं, वाज डेफरेंस का। किसका नाम देते हैं, वाज डेफरेंस का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो वाज डेफरेंस है जो हमारे पास टेस्टिस से निकल कर आती है, ये यहाँ पर क्या करती है, ये एंटर होती है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ओपन होती है एक वाइड एरिया के अंदर। ये जो वाइड एरिया आप लोग ये वाला जो वाइड एरिया देख रहे हैं उसको हम नाम क्या दे देते हैं, एम्प्यूला का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाइट पोर्शन के अंदर क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इसके बाद आप लोगों को क्या मिलता है, एक पेयर्ड स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को क्या मिलता है, एक पेयर्ड स्ट्रक्चर मिलता है। ये जो राइट और लेफ्ट आप लोग व्हाइट कलर के अंदर एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक ग्लैंड है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल। इसको हम नाम दे देते हैं कि क्या चीज़ का, सेमिनल वेजिकल का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये पेयर्ड है। ये 2 लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये राइट और लेफ्ट हमारे पास 2 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आप लोग ये जो रेड कलर के अंदर देख रहे हो ये एक सिंगल ग्लैंड है, ठीक है ना। ये सिंगल ग्लैंड को हम नाम क्या दे देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम दे देते हैं। किस चीज़ का नाम दे देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। और ये यहाँ पर मैं 1 लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये सिंगल है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप लोगों को जो है वो एक पी साइज का पेयर्ड स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है ना। ये जो आप लोग येलो कलर में देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, काउपर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारे पास क्या होता है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, इस काउपर ग्लैंड का हमारे पास एक और नाम भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसको हम नाम क्या देते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे पास इसके 2 नाम हो गए, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो ये क्या है जी, ये है जी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये क्या है जी, ये है जी एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल के अंदर। और इसकी जो हमारे पास आउटसाइड ओपनिंग होती है इसको हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं, ग्लांस पेनिस का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं, ग्लांस पेनिस का नाम देते हैं। तो ये है हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा। फिर हमने देखा कि एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से हैं भाई, सेमिनल वेजिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और हमारे पास काउपर ग्लैंड है। ये 3 ग्लैंड है। फिर हमारे पास ये क्या है जी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब ये जो ग्लैंड है यहाँ पर इनके अंदर हमें पता है ग्लैंड का काम क्या होता है, सेक्रीशन को सेक्रीट करना। अब 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि किस ग्लैंड से कितनी सेक्रीशन निकलती है, कौन सी सेक्रीशन निकलती है, उसका क्या नाम होता है और उसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सेमिनल वेजिकल की। तो इसकी जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन होती है सेक्रीशन में वो कितनी होती है, 60 to 80% यही कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है जैसे कि हमने देखा। और इसकी यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है वो यही निकलता है। फिर हमारे पास क्या आता है जी, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। ये क्या होता है, सिंगल ग्लैंड होता है जो कि मैंने आप लोगों को रेड कलर के अंदर ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है ना। इसकी अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 20 to 30% कंट्रीब्यूट करता है। उसके अंदर से जो निकलता है, जो सेक्रीशन निकलती है वो क्या होती है, वो अल्कलाइन होती है। क्यों अल्कलाइन होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के साथ आप लोगों को क्या अटैच मिलेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ से यूरिन पास होता है और इसी पाथवे से फिर स्पर्म ने भी क्या करना होता है, पास होना होता है। तो जब यूरिन पास होता है तो रास्ता एसिडिक हो जाता है और इसी रास्ते पर स्पर्म पास नहीं हो सकते,
एसिडिक रास्ते पर वो डाई कर जाएंगे। तो इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड की जो हमारे पास सेक्रीशन होती है वो अल्कलाइन होती है, क्योंकि ये जो अल्कलाइन सेक्रीशन होती है ना, ये एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देती है ताकि जो स्पर्म है वो इजीली क्या कर सके, मूव कर सके। फिर आता है हमारे पास काउपर ग्लैंड, ये भी हमारे पास पेयर्ड होता है, इसकी भी सेक्रीशन हमारे पास अल्कलीन होती है, ठीक है ना। और हमारे पास ये हेल्प किस में करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो तीनों ग्लैंड की सेक्रीशन, ठीक है ना, क्या कहूँ मैं, 3 ग्लैंड की हमारे पास क्या हो गई, सेक्रीशन, प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं, ठीक है ना। अब इनको हम कलेक्टिवली यहाँ पर नाम क्या देते हैं, सीमेन का नाम देते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास सीमन होता है ना, इस सीमन के अंदर आप लोगों को 15 से लेकर 200 मिलियन, ठीक है ना, ये आप लोगों को इतने जो है वो स्पर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, सेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वो है हमारे पास क्या चीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी गोनोरिया। गोनोरिया को अगर हम यहाँ पर देखें तो गोनोरिया जो है इसका काज हमारे पास क्या होता है, ये बैक्टीरियल काज है इसका, ठीक है ना। और ये किस बैक्टीरिया से होती है, ये होती है जी नेज़ेरिया गोनोरिया से होती है। सिम्टम्स की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि गोनोरिया हो चुका है, तो उसकी कुछ सिम्टम्स होती हैं मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होती हैं। मेल के अंदर अगर हम बात करें तो पेन होगा कब, ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब वो यूरिन को पास कर रहा होगा और उसके अंदर क्या होगी, पस भी होगी। तो ये जो है वो सिम्टम्स है किस चीज़ की, गोनोरिया की। फीमेल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, विजाइनल डिस्चार्ज होगा और पेल्विक पेन होगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर इसका जो ट्रांसमिशन है वो हमारे पास क्या है, सेक्सुअली, क्योंकि यहाँ पर नाम भी देखो ना कि हमारे पास टाइटल क्या है इस टॉपिक का, कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फिर अगर हम यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एंटीबायोटिक इसके अंदर यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि सेफ्ट्राइक्सोन है या फिर एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक है ना, ये दी जाती है। दूसरी डिजीज हमारे पास आती है क्या चीज़, साइफेलिस। काज इसका भी क्या है, बैक्टीरिया जो हमारे पास क्या है, ट्रिपोनिमा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने काज जो है वो याद रखना, इसके एमसीक्यूज आते हैं कि गोनोरिया का काज क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है, साइफेलिस का कौन सा बैक्टीरिया जो है वो काज करता है इस डिजीज को। इसके यहाँ पर हमारे पास क्या होती है कि ये जो साइफेलिस होता है ना, इसकी जो सिम्टम्स होती है ना, उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। प्राइमरी स्टेज के ऊपर यहाँ पर पेनलेस सोर बनते हैं। सेकेंडरी के अंदर आप लोगों को स्किन रैशेज, फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा टर्शरी की अगर हम बात करें तो ये CNS और हमारे पास नर्वस सिस्टम को भी क्या कर सकती है, ये डैमेज कर सकती है। ट्रांसमिशन भी इसका क्या है, सेक्सुअली है। और अगर हम यहाँ ट्रीटमेंट की बात करें तो पेनिसिलिन दी जाती है इसके ट्रीटमेंट के अंदर। फिर हमारे पास आता है जी जेनिटल हर्ब्स। इसका अगर हम काज देखें तो ये वायरल काज होता है, ठीक है ना। और हमारे पास जेनिटल हर्ब्स की बात करें तो इसमें जो हमारे पास वायरस होता है, हर्पीज वायरस टाइप 2 इसका हमारे पास जो है ये काज होता है। सिम्टम्स में क्या होता है कि जेनिटेलियल इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है यहाँ पर जो है ये उसके इन्फेक्शन होंगे, सोरनेस होगी, आइज एंड नर्वस सिस्टम जो है ये भी डैमेज हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे कि ये वायरस से हो रही है तो ये किस तरह की ट्रीटमेंट दी जाएगी, एंटीवायरल मेडिसिन दी जाएगी। फिर हमारे पास आता है जी एड्स। एड्स की अगर हम बात करें तो आप सब लोग इससे वाकिफ हो कि एड्स जो है वो किस चीज़ से होता है, उसका काजेटिव एजेंट हमारे पास एक वायरस है जिसको हम क्या कहते हैं, HIV कहते हैं। सिम्टम्स में अगर यहाँ पर देखें तो फीवर है, फ्लू होगा, वेट लॉस होगा, डायरिया है, या फिर हमारे पास लो इम्यूनिटी है। ये सारी की सारी जो हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी ये सिम्टम्स शो हो जाती हैं। ट्रांसमिशन ये भी सेक्सुअली है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि हम सबको पता है, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का चैप्टर। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।